हे सोनाली, गेस व्हाट, मैंने नई कैप खरीदी। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? बहुत महंगी थी, बहुत बार्गेनिंग की, मान ही नहीं रहा था। आखिर हैड टू पे हैवी प्राइस। कैप तो खरीद ली। फिर मैंने यहाँ आके देखा, क्या देखा मालूम है? कैप का कलर सोफे का कलर मैच ही नहीं हो रहा था। पर मैं भी तो स्मार्ट हूँ ना। क्या किया होगा मैंने सोफा ही बदल डाला। कैप और सोफा सेम कलर। लेकिन सर, हाँ, आपको यहाँ पे संजय शुक्ला जी का इंट्रोडक्शन करने के लिए भेजा था और अब की क्या बोल रहे हो? यार अरे भाई, कभी कभी मैं मेरे दर्शकों के साथ भी तो बात कर सकता हूँ ना। आई वॉन्ट देम टू नो कि मैंने नई कैप खरीदी। अगर नई कैप खरीदो और कोई देखे नहीं तो मतलब ही क्या है, इसलिए तो खरीदिए। बट हाँ दर्शकों, मैं आपको किसका नाम बताया? संजय। हाँ दर्शकों, फिल्म, सीरियल, वेब सीरीज के कास्टिंग डायरेक्टर श्री संजय शुक्ला जी आज आपके सामने आ रहे हैं। श्री संजय शुक्ला जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विपुल भट्ट्स चैनल। दिस इज सोनाली विथ यू ऑल अगेन, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज मैं आपसे मिलाने वाली हूँ इंडस्ट्री के सही लोगों में से एक, संजय शुक्ला जी से। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो संजय जी। हेलो संजय जी, पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम संजय शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, प्रयागराज से। मैं जैसे कि बताना चाहूँगा कि मैं 2010 में मुंबई आया था। सिंगर बनने आया था, मुझे सिंगिंग का शौक था। तो मैंने यहाँ आके सुरेश वाडकर जी के यहाँ से मैंने ट्रेनिंग लिया था। मैंने 3 महीने मैंने ट्रेनिंग ली थी वहाँ से। और फिर धीरे-धीरे मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि मैं सिंगिंग के लिए नहीं बना हूँ। बट फिर भी मैंने ट्राई किया, मैंने कंटिन्यूअस मैंने उसपे अपने वॉइस पे अपनी मेहनत किया, सारी चीज़ें की। फिर धीरे-धीरे मैंने स्टेज शो भी बहुत सारे किए हैं, कॉलेज में किए हैं और काफ़ी सारे मैंने एक म्यूज़िक वीडियो भी मैंने खुद का बनाया था मैंने, उसमें मैंने सॉन्ग किया था। फिर धीरे-धीरे मुझे ना 1 साल के बाद 2012 में मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं सिंगिंग के लिए नहीं बना हूँ। क्योंकि मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसके लिए अपना टाइम वेस्ट करूँ। क्योंकि कहीं न कहीं हम इस एज में ना हमें अंदर से रियलाइज़ हमें हो जाता है, हमें अंदर से एक फ़ील आता है कि यार मैं किसके लिए बना हूँ, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। ये हमें इस एज में पता चल जाता है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं एक्टिंग में ट्राई करता हूँ, हो सकता है मैं एक्टिंग के लिए बना हूँ। बस एक सिंगिंग तक ज़रिया था मुंबई तक पहुँचाने का। सो उसके बाद मैंने 2012 से मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किया। हालाँकि मुझे इंडस्ट्री के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि मैं नया-नया था मुंबई में। बट फिर भी मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया, धीरे-धीरे एक-दूसरे से मिलना, क्योंकि जब हम कहीं पे ऑडिशन देने जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हमें धीरे-धीरे ना एक-दूसरे के लोगों के बारे में पता चलता है कि ये प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे है। जब तक किसी से मिलोगे नहीं, कहीं जाओगे नहीं। तो मुझे भी ऐसे धीरे-धीरे कॉन्टैक्ट मिलना स्टार्ट हुआ कि तू यहाँ चला जा ऑडिशंस के लिए, वहाँ पे चला जा, इनके शो आ रहे हैं। तो मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया। फिर मुझे 2013 में, हालाँकि मुझे करीब 1.5 साल लग गया मुझे कंटिन्यू मुझे ऑडिशन देने में, अपने ऊपर मेहनत करने में। ना मैंने कोई थिएटर किया था, ना कहीं से मैंने कोई एक्टिंग क्लासेस किया था। बस खुद से मैंने अपनी चीज़ों पे मैंने वर्क किया, अपनी चीज़ों पे मेहनत किया। मुझे कुछ लोगों ने बोला कि एक्टिंग क्लासेस जॉइन कर ले, बट मुझे इतना तो पता था कि जो चीज़ें हम जो हैं वो हमें पता है। तो एक्टिंग क्लास में हमें कुछ सीखने को मिलता नहीं है, सिर्फ़ टाइम वेस्ट होता है। हाँ, थिएटर ज़रूर करना चाहिए एक्टर को, क्योंकि थिएटर में हमें सीखने के लिए मिलता है। जो हमें थिएटर में मेन हमारा जो मकसद है वो ये है कि आपका जो डर होता है अंदर का, वो निकालता है थिएटर। वो कैमरे पे आपको, अकेडमी से आपको कभी नहीं निकलेगा वो। तो वो चीज़ें करनी चाहिए, हालाँकि वो भी मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम उतना नहीं था और मेरे पास उतना बैकअप नहीं था कि मैं प्लेस करूँ, उतना मेरे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स थिएटर में आपको टाइम देना पड़ता है। अगर आप प्लेस कर रहे हो तो आपको पूरे-पूरे दिन आपको रिहर्सल्स करने होते हैं, स्क्रिप्ट पे काम करना होता है, वो मेरे पास नहीं था। फिर मैंने हालाँकि 2013 में सितंबर में मुझे पहला शो मिला, महाराणा प्रताप। फिर मैंने महाराणा प्रताप किया, फिर कंटिन्यूअस अशोका किया, फिर सीआईडी, सावधान, क्राइम, ऐसे काफ़ी सारे शोज़ मुझे कंटिन्यूअस मुझे काम मिलने लगे। मुझे इतना काम मिलने लगा, फिर मुझे ऐसा एक टाइम को ऐसा फ़ील हुआ कि यार मतलब मैं एक्टर ही बनने आया था। मतलब मुझे ऐसा अंदर से फ़ील हुआ कि मुझे काम कंटिन्यूअस मिल रहे हैं। और एक एक्टर के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो, एक एक्टर है, सीखने से कोई चीज़ नहीं आती है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो या आपको एक्टिंग करनी है, तो आपके अंदर एक जज़्बा, लगन और आपके अंदर वो होनी चाहिए कि यार मुझे करना है। आपके अंदर एक फायर होनी चाहिए कि मुझे करना है तो करना है। और एक्टिंग का मेन मोटो ये है कि आपका डर, अगर आपका डर निकल गया, आप बेशर्म हो गए, तो आप कहीं पे भी एक्टिंग कर सकते हो। तो इसलिए आपके अंदर का जो डर है वो निकालो। और उसके बाद मैंने धीरे-धीरे स्टार्ट किया, तो एक टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आया कि मुझे अचानक से मुझे काम मिलना बंद हो गया। ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में था कि मुझे करीब 6 महीने, 8 महीने, 1 साल होने वाले थे, मुझे काम मिलना अचानक से बंद हो गया। मुझे वन डे भी काम नहीं मिला, फिर भी मैं कंटिन्यूअस में ऑडिशन दे रहा था, लोगों से जाके मिलता था, कास्टिंग वालों से मिलता था। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ? तो इसमें ना कभी भी इंसान को बोलते हैं ना, गलत डिसीज़न नहीं लेना चाहिए
कि अगर काम मिलना बंद हो गया तो क्यों नहीं मिल रहा है, इस चीज़ में लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, कुछ गलत चीज़ें करने लगते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा कूल डाउन होके मैंने सोचा कि यार ठीक है, कोई नहीं, फिर भी अपना काम है, मेहनत करना, मुझे मेहनत करना है, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक एक्टर बनना है। धीरे-धीरे मैंने सोचा कि यार मुझे इंडस्ट्री में ही रहना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात मुंबई में है कि सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है, जो नहीं हो पाता है मुंबई में। और मोस्टली जो हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ से टाइम की एक लिमिट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे पास, उस चीज़ को भी हमें देखना होता है। तो मैंने फिर मिड डे जॉइन किया था, मैंने उसमें मार्केटिंग का मैंने उसमें जॉइन किया। मैंने 1 महीना किया, बट मुझे काम में मन नहीं लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उससे मैं दूर भाग रहा हूँ। मैं इंडस्ट्री से दूर हो रहा हूँ वो काम करके। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे इंडस्ट्री में रह के ही कुछ करना है। तो मुझे ऑफर मिला, एक मेरे दोस्त थे, वो हैट्स ऑफ में कास्टिंग करते थे, उनका एक शो आता था, बड़ी दूर से आए हैं। और उनका एक जस्ट अभी एक शो स्टार्ट हुआ था, खिड़की एपिसोडिक, जिसके उमेश शुक्ला जी राइटर और प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने ओ माय गॉड बनाई थी। वो उसके राइटर और प्रोड्यूसर थे। तो मैंने वहाँ पे एज़ अ इंटर्न मैंने वहाँ पे जॉइन किया, और उसके बाद धीरे-धीरे मैंने वहाँ पे 3 महीना मैंने वहाँ पे काम किया। फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा, और सबसे मेन चीज़, मुझे कास्टिंग में आने के बाद मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि मुझे काम क्यों नहीं मिलता था स्टार्टिंग में, और नए लोगों को काम क्यों नहीं मिलता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि हमें पता नहीं होता है कि मुझे कैसे जाना है ऑडिशंस के लिए, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे बात करना है, खुद को प्रेज़ेंट कैसे करना है उनके सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम कुछ भी पहन के निकल जाते हैं, तो अपनी चीज़ों पे लुक, क्योंकि टीवी सीरियल में मेन चीज़ यही है कि आपका फर्स्ट लुक, एक्टिंग तो तभी उनको पता चलेगा जब आपका ऑडिशन लेंगे। उससे पहले ये है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो लुक मैटर करता है, कि आप कैसे जा रहे हो किसी से मिलने। तो वो गलतियाँ करता था मैं, जो और मैं कहीं भी अगर ऑडिशन चल रहा है तो हमें नहीं पता होता था कि अब मैं लुक में हूँ या नहीं। जैसे अगर मान लो वहाँ पे हमें पता चलता है कि उस शो की कास्टिंग चल रही है, वहाँ पे हीरो की कास्टिंग चल रही है, हीरोइन की कास्टिंग चल रही है, तो कोई भी मुँह उठा के पहुँच जाता है। लेकिन हमें पता है कि हम उस लायक नहीं है, तो हमें उस चीज़ पे मेहनत करनी चाहिए जहाँ पे हमें लगता है कि हम उस चीज़ में हमारा लुक जा रहा है। तो मेन चीज़ वही है कि आप उस चीज़ में ट्राई करो जहाँ पे आपको लगता है, क्योंकि आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता है। मुझे लगता है कि मुझसे बेटर मैं कोई और मेरे बारे में नहीं जानता है, तो मुझे ऐसा लगता है, और सबको ये बात सबको पता है। फिर धीरे-धीरे और भी चीज़ें मुझे पता चलने लगा वहाँ पे कि एक्टिंग में मैं क्या गलतियाँ करता था। जब मैं लोगों को मैं ऑडिशन करने लगा, तो मुझे पता होना कि मैंने क्या गलतियाँ की है ऑडिशन में। मैं स्क्रिप्ट मुझे मिलता है तो मैं तोते की तरह रट्टा मार के मैं कैमरे पे बोल देता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो मैंने भी उसमें गलतियाँ की है बहुत सारी। क्योंकि जब हमें कुछ पता नहीं होता है ना, मोस्टली जब कोई नए लोग इंडस्ट्री में आते हैं, तो उनको जब स्क्रिप्ट मिलती है ना, वो कैरेक्टर को फ़ील नहीं करते हैं। जस्ट वो कैरेक्टर को स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि कितनी जल्दी मुझे स्क्रिप्ट याद हो जाए और मैं तोते की तरह कैमरे पे बोल के मैं भाग जाऊँ। लेकिन उसको नहीं होता है काम, इसीलिए इसी रीज़न से उनको काम नहीं मिलता। फर्स्ट तो वो तोते की तरह बोल के जाते हैं। सेकंड, वो लुक पे मेहनत नहीं करते, अपने ड्रेसअप पे मेहनत नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री एक शो ऑफ है, जितना आप दिखाओगे उतना ही लगेगा कि आपको हाँ, बंदा ये है, काम कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ इंडस्ट्री हमारी है। तो इस चीज़ों पे करना चाहिए। फिर मुझे पता चला, अगर आप ऑडिशन कहीं देने जा रहे हो, तो फर्स्ट ये देखो कि आप कैरेक्टर पे आप जा रहे हो, आपका लुक जा रहा है, आप डिज़र्व करते हो कि हाँ, वहाँ पे मैं जा सकता हूँ। पहले तो आप खुद से डिसाइड कर लो, उसके बाद वहाँ पे जाओ। क्योंकि जब कोई नॉट फिट करके जब कोई रिटर्न करता है ना, तो बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। मैं खुद बहुत ज़्यादा नॉट फिट हो चुका हूँ। तो धीरे-धीरे फिर मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा था। स्क्रिप्ट ये है कि अगर आपको स्क्रिप्ट मिलती है, तो आप उस कैरेक्टर को फ़ील करो। क्योंकि अगर आपने कैरेक्टर को फ़ील कर लिया और महसूस कर लिया, तो लाइन्स याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जो भी कैमरे पे बोलोगे, वो परफेक्ट ही होगा। आपको लाइन्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेसिकली यही है। फिर मैं कास्टिंग में आया, और फिर कास्टिंग करते मैंने एक ही चीज़ सोचा कि जो गलतियाँ मैंने की है, वो कोई और ना करे। तो मेरी कोशिश यही है कि नए लोगों को गाइड करना, नए लोगों को समझाना, उनको एक सही मार्गदर्शन दिखाना, क्योंकि बहुत सारे लोग भटक जाते हैं इस चीज़ से। तो मैं उनको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जल्दबाज़ी में किसी कोऑर्डिनेटर को, किसी कास्टिंग के चक्कर में किसी को पैसे मत दो। बहुत सारी इंडस्ट्री में चीज़ें हैं जो बदनाम है, लड़कियों को लेके, लड़कों को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्योंकि उन्हें पता नहीं होता इंडस्ट्री के बारे में, तो वो आते हैं और बस उनको सपने दिखाते हैं ना, कि हमने उनको सपना दिखा दिया, और सपने में उड़ने लगते हैं। तो इसके चक्कर में बहुत जल्दी गलत डिसीज़न ले लेते हैं वो। तो वो मत करो। सबसे पहले इंसान को समझना सीखो कि इंसान सामने वाला सही है या गलत, पहले उसको समझना सीखो। अगर इंसान की समझ आपके अंदर हो गई, तो इंडस्ट्री में आप कभी भी किसी गलत इंसान के चक्कर में नहीं फँसोगे। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखो। और बाकी मेरी कोशिश यही है, जितना हो सके मैं लोगों को अच्छी चीज़ें बता सकूँ, चाहे वो एक्टिंग से रिलेटेड हो, कास्टिंग के बारे में हो, कोऑर्डिनेटर के बारे में हो,
या A to Z ऑडिशंस के बारे में हो। तो मेरा यही एक मोटो है, इसलिए मैं कास्टिंग में हूँ। संजय जी, जैसे जी। कि आपने कहा एक्टर्स बहुत सारी गलतियां करते हैं, हम्म। तो उसको थोड़ा और विस्तार में बताइए। देखो, एक्टर्स की गलतियां यही हैं कि मेन तो फर्स्ट, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कि फर्स्ट उनको ये नहीं पता होता है कि वो कैरेक्टर में जा रहे हैं या नहीं। बस उनको ये दिखता है कि ऑडिशन हो रहा है, वो पहुंच जाते हैं, फिर उनको वहां से नॉट फिट कर दिया जाता है। फर्स्ट ये है। सेकंड है कि वो ऑडिशन जो होता है, जो स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी देर पहले बताया, जो स्क्रिप्ट अगर आपको मिलता है, आप ऑडिशन दे रहे हो, ठीक है, तो जो नए लोग हैं, जो मैंने थिएटर वालों को भी बारे में बताता हूँ कि जो थिएटर एक्टर होते हैं, मोस्टली गलतियां ये करते हैं कि वो थिएटर वाली एक्टिंग ऑडिशन रूम में करते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वॉक करने लगते हैं अचानक से, उनकी जो पिचिंग होती है वो बहुत हाई पिच में बोलने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैमरा होता है। तो वो थिएटर वाली एक्टिंग हमें कैमरे पे नहीं, क्योंकि कैमरा डिफरेंट है बहुत, थिएटर में दोनों में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो जो थिएटर एक्टर होते हैं, मोस्टली मैंने थिएटर एक्टरों की गलतियां देखी है कि वो कैमरे पे आते ही वो अपनी थिएटर वाली एक्टिंग करने लगते हैं। तो मैं उन थिएटर एक्टरों से ये कहना चाहता हूँ कि वो कैमरे की एक्टिंग अलग होती है, तो कैमरे पे जितना हो सके आप सेटल करने की कोशिश करो, जितना हो सके कैरेक्टर को जस्टिफाई करने की कोशिश करो, उसमें थिएटर वाली एक्टिंग मत घुसाओ। और जो हमारे जो एकेडमी से जो आते हैं लड़के, जो फ्रेशर्स आते हैं, उनकी गलतियाँ ये होती है कि बस वो, उनको ये होता है कि कितनी जल्दी मेरे डायलॉग्स खत्म हो जाए, कितनी जल्दी मेरे लाइन्स खत्म हो जाए, उनके दिमाग में ये चलते रहता है। उनको ये नहीं होता है कि कैरेक्टर जो एक होता है, उसका मूड क्या है, उसका डायलॉग डिलीवरी क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, इस पे फोकस नहीं करते हैं। उनका बस एक ही मोटिव होता है कि कितनी जल्दी मेरी लाइन्स खत्म हो, फटाफट फटाफट बोल बोल के उस चीज को खत्म करते हैं। तो कास्टिंग वाला कितना करेगा? एक बार टेक करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार ब्रीफ करेगा आपको, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास और भी एक्टर्स हैं करेक्ट, पीछे लाइन में लगे हैं ऑडिशंस के लिए। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये गलतियाँ ऑडिशन रूम में ये कर देते हैं। और सेकंड चीज़ है कि वो जो मैंने कहा लुक पे, कि वो उनको पता नहीं होता है कि कैसे जाना है हमें ऑडिशंस के लिए, किस कैरेक्टर के लिए हमें मैंने बुला दिया उनको कि भाई तू आजा, फ्रेंड का कॉलेज वाला है, वो जैकेट पहन के आ गया, ब्लेज़र पहन के आ गया, क्योंकि कॉलेज वाला एक लुक अलग है, कॉलेज बॉय का। तो कहीं न कहीं ये भी बहुत मैटर करता है, हमारे ड्रेसेस बहुत मैटर करते हैं, हमारा जो लुक है हमारा, ये बहुत मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ों पे उनको मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि अभी आपने कहा कि एक्टर्स को नॉट फिट बोल के कर देते हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है जब कोई ऑडिशन में नॉट फिट बोल दिया, या जब भी मैं किसी को प्रोफाइल भेजती हूँ कोई रिप्लाई भी नहीं करता है। उसके पीछे रीज़न ये है, नॉट फिट करने का रीज़न ये है कि आप कैरेक्टर में नहीं जा रहे हो। नहीं जा रहे तो नॉट फिट हो गया, ठीक है? क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है आप लुक में जा ही नहीं रहे हो। अगर मुझे ऐसी लड़की चाहिए, एकदम क्यूट सी, इनोसेंट, एकदम प्यारी सी लड़की, मासूम सी लड़की चाहिए, ठीक है? अब उसमें कोई भी आ गया, तो उसको हम ऑडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं चैनल में भेज ही नहीं पाऊँगा। जब चैनल नहीं भेज पाऊँगा तो फिर ऑडिशन करके क्या मतलब है? आपको एक उम्मीद हो जाएगी कि मैंने ऑडिशन दिया, मुझे वहाँ से रिप्लाई आएगा सर, फिर रिप्लाई नहीं आता और तकलीफ होती है। तो मोस्टली ये है कि नॉट फिट करने का बस यही रीज़न है कि आप कैरेक्टर पे नहीं जा रहे हो। तो इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। इसमें कुछ भी हम करते हैं कि मुझे नॉट फिट कर दिया, ये कर दिया। अच्छी बात है, आपका टाइम वेस्ट होने से टाइम बच बच गया, गया। ठीक है? आप कहीं और जाके उस चीज़ में वो अपना टाइम कहीं और जाके अपना कर सकते हो। तो हमें कहीं पे भी ऑडिशंस के लिए हम जा रहे हैं, तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम उस कैरेक्टर पे फिट हैं या नहीं? मेरा लुक उस कैरेक्टर पे जा रहा है या नहीं? क्योंकि वो सीधी-सी बात है, अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उसमें नीचे एक उनकी ब्रीफिंग भी होती है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, करेक्ट, ठीक है? तो ये देख कर जाओ आप। और सेकंडली आपने क्या पूछा अभी कि रिप्लाई क्यों नहीं आता है? इंडस्ट्री में कितने एक्टर्स हैं? डेली 5000 एक्टर मुंबई आते हैं, ठीक है? बिल्कुल। और 5000 जाते भी हैं। तो एक कास्टिंग वाले से अगर पूछो, उसके फ़ोन्स कभी चेक करो आप, तो मेरे फ़ोन में 10,000 से ज़्यादा अनरीड मैसेज पड़े हुए हैं, ठीक है? तो आप मुझे प्रोफ़ाइल भेज रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, हम लोग रीड करते हैं। कभी-कभी हो सकता है रीड नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। तो उसमें ये कि लोग ये सोच रहे हैं कि वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, उसके अंदर एटीट्यूड है, ईगो है, वो मुझे ऑडिशंस के लिए नहीं बुला रहा है। अगर आप फिट हो तो आपका काम है, कास्टिंग वालों को मैसेज करना, फ़ोन करना, उन्हें अपना ऑडिशन भेजना, उन्हें बार-बार उनको तंग करना, क्योंकि वो आपका काम है। आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाओ। अगर आपके अंदर ये चीज़ आ गया कि मैंने उसको मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं दिया, मैं उसे क्यों मैसेज करूँ, उसके अंदर ईगो है, ये है, वो बिज़ी है काम में। हमारे ऊपर भी प्रेशर्स होते हैं, कास्टिंग वाले, ये क्रिएटिव्स के प्रेशर्स होते हैं, चैनल के प्रेशर्स होते हैं, हमारे पास बहुत काम होता है, हम दिन भर फ़ोन पे तो काम करते ही नहीं है। ऑडिशन देखना होता है, कैरेक्टर ब्रीफ करना होता है, एक्टर को शॉर्टलिस्ट करना होता है, उन्हें बुलाना होता है ऑडिशंस के लिए, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं दिन भर काम। तो इसमें एक्टर को समझना चाहिए, और मैं एक्टर से एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको रिप्लाई नहीं आता है, तो आपका वो काम है, हर कास्टिंग वाले को कॉन्टैक्ट करना, उन्हें अपनी प्रोफाइल भेजना, उन्हें कॉल मैसेज करना, ये आपका काम है। आप अपना काम ईमानदारी से करो, जब भी उनको लगेगा कि आप कैरेक्टर पे जा रहे हो, लुक आपका जा रहा है, डेफिनिटली आपको कॉल मैसेज आएगा ऑडिशंस के लिए। करेक्ट।
आपके पास बहुत सारे प्रोफाइल्स आते होंगे, बट आपके हिसाब से प्रॉपर प्रोफाइल कैसे भेजना चाहिए? देखो, प्रॉपर प्रोफाइल जैसे कि मैं बहुत सारी लड़कियों की बात करता हूँ। पहले तो मैं बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो 40 फोटोज, 50 फोटोज, कभी कोई 100 फोटोज मेरे फोन में आते हैं, ऐसे भेज देती हैं वो। तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है कि आप 100 फोटोज भेज दो। आप कभी भी आप प्रोफाइल किसी को भेजो, अपनी डिटेल्स, अपने बारे में, नेम, एज, हाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, आपने क्या किया है, थिएटर किया है, एक्टिंग किया है, क्या किया है, कितना एक्सपीरियंस है, अगर उसमें एक अच्छा सा ऑडिशन लिंक, एक इंट्रोडक्शन और एक 2-3 फोटोज, करंट लुक का 2-3 फोटोज। आज के टाइम पे मोस्टली मुझे एक्टर्स बोलते हैं, सर मुझे पोर्टफोलियो बनवाना है, पोर्टफोलियो बनाने के लिए मुझे इसने इतने पैसे मांग लिए, ये करना है, वो करना है। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि एक एक्टर के लिए पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पोर्टफोलियो ज़रूरत पड़ती है मॉडल्स के लिए। उनको प्रिंट शूट के लिए या टीवीसी के लिए, कमर, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, मोस्टली उनमें वो पोर्टफोलियो माँगते हैं। बट एक्टर के लिए पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें, हम लोग भी किसी को पूछते हैं कि सर मुझे अपनी करंट लुक की एक फ़ोटो भेजो, क्योंकि हमें करंट लुक कैसा नहीं पता होता है। पोर्टफोलियो में तो हमें लुक भी पता नहीं चलता, हर इंसान एक जैसा दिखता है। चाहे वो गोरा हो, काला हो, सेम इंसान एक ही तरह दिखता है वो। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। मेरे साथ भी ऐसी हुई है, 2 बार गलतियाँ हुई कि मैंने किसी लड़की को शॉर्टलिस्ट करके बुला लिया, सामने बैठे उसको पहचान नहीं पा रहा हूँ मैं। तो पोर्टफोलियो, एक एक्टर के लिए पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो पोर्टफोलियो पे ज़्यादातर फोकस ना करें। और अगर किसी को प्रोफाइल भेज रहे हो, 2 से 3 फोटोज़ करंट लुक के, बस। संजय जी, ऐसा एक मिथ है कि किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को पैसे देके हमें रोल मिल जाएगा। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं पर आप नहीं जानते कि ऑडिशंस कहाँ होती हैं, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करो। विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स। यहाँ एक नॉमिनल अमाउंट देकर आपको ऑडिशंस की सारी जानकारी मिलेगी। गुड लक।